हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, जिसमें हमने प्रीवियसली कुछ लेक्चर्स में इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात की। हमने देखा कि हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे किए जाते हैं, इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जा सकता है। इवन वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट जस्ट वेट हमने ये भी बात की कि पॉलिटिकल कंपटीशन किस तरह का है, किस तरह से हमारे यहाँ पॉलिटिकल कंपटीशन क्या है, हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है। तो हमने इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के ऊपर बात की। हमने ये भी देखा कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले बात की थी इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज की। देन वी हैव सीन द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, लास्ट लेक्चर में बात की। हमने वोटर लिस्ट के बारे में बात की, नॉमिनेशंस के बारे में बात की। फिर हमने देखा कि कैंडिडेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने कहा कि आप अगर चाहें तो इलेक्शन इंडिविजुअली भी लड़ सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलके भी। अगर कोई पर्सन पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ता है तो उसके कुछ प्रिविलेजेस, एडवांटेजेस उसको मिलते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। साथ ही साथ फिर हमने देखा था इलेक्शन कैंपेन्स के बारे में। इलेक्शन कैंपेन्स क्या होती है और कैंडिडेट जो होता है उसके पास में मतलब इलेक्शन कैंपेन अगर वो करता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं। ये सारी बातें हम पढ़ चुके थे, हम बात कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। आज जो हम पढ़ रहे हैं इसका एक स्टेप थोड़ा सा और आगे जाके पढ़ रहे हैं। क्या है, लेट्स सी। देखिए क्या क्या इसने यहाँ पर बताया है, क्या क्या यहाँ पर इसने बोला है, उसको थोड़ा सा हम पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। इसने कहा कि रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन इलेक्शन कैंपेन बाय द लॉज, कि भाई इलेक्शन कैंपेन्स अगर आप कर रहे हो, इलेक्शन कैंपेन अगर आप करते हो पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिविजुअल्स के साथ में, कुछ कहीं ना कहीं लॉज का बैरियर बनाया गया है। अगर ऐसा नहीं हो तो ये जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं इनका मिसयूज हो सकता है और इवन होता भी है। और ये जो मिसयूज है कैन नॉट बी बियर बाय, मतलब अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक जो कंडीशंस हैं या डेमोक्रेसी जो है, इस तरह का जो ब्राइब होना या इस तरह का जो रेस्ट्रिक्शंस या आप कह सकते हो नेगेटिव प्रैक्टिसेस जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर ही बताई गई है कि कैसे रेस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान लॉज के थ्रू। तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि इट इज़ नेसेसरी टू रेगुलेट द कैंपेन्स टू एंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड द कैंडिडेट गेट अ फेयर एंड इक्वल चांस टू compete, कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है तो ऐसे में अगर उनके साथ में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई लॉज नहीं है, तो फॉर श्योर वो अपनी पावर का मिसयूज करेंगे तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। कितने आसानी से वो वोटर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वोटर्स को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स द रॉन्ग थिंग्स। तो ऐसे में यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो लॉज की हेल्प से इस तरह की इलेक्शन कैंपेन्स को रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब होता है वो उनको सीक करता है कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, इज इट गुड फॉर नेशन, इज इट गुड फॉर पीपल, वोटर्स और जो समाज है उसके लिए अच्छा है कि नहीं। अगर कहीं रॉन्ग लगता है तो उसको क्या कर सकता है, वो स्टॉप कर सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और नो कैंडिडेट कैन, इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी कैंडिडेट, इंडिविजुअल कैंडिडेट हो चाहे, वो ये चीजें नहीं कर सकता। क्या क्या चीजें नहीं कर सकता, ना तो किसी वोटर को वो ब्राइब दे सकता है और ना ही किसी वोटर को वो डरा सकता है ना। आप ऐसे भी नहीं कह सकते हो कि भैया लो 500 रुपये ले लो मुझे वोट दे देना, ऐसा भी नहीं कर सकते हो। और धमकी भी नहीं दे सकते हो कि भैया तुम मुझे वोट दोगे तो ही मतलब ठीक रहोगे, नहीं तो हम हाथ पैर तुम्हारे तोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते हो। अरे भैया ये दोनों ही चीज़ें नहीं हो सकती। हालांकि दोनों ही चीज़ें होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, बट अगर हम किताबों की बात करें तो उसमें इन दोनों ही चीज़ों के लिए जगह नहीं दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट इसने कहा कि ये अपील नहीं कर सकते आप अपनी कास्ट, अपने धर्म के आधार पे अगर देखते हो, अपनी कास्ट को बेस बना करके, अपने रिलीजन को बेस बना करके वोट की डिमांड करते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। उसके अंदर बताया गया है कि रिलीजन का इन इलेक्शंस के अंदर कितना बड़ा रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन क्लास 10th, तो आपको पढ़ना पड़ेगा वो चैप्टर, तब आप उसमें जानेंगे आप कि कास्ट के बिहाफ पे और रिलीजन के बिहाफ पे पॉलिटिकल पार्टीज भी जानती है कि जो वोट देता है हमारे इंडिया के अंदर वो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए देता है। तो उसमें दो सेगमेंट बताए, एक बताया कास्ट इन पॉलिटिक्स और दूसरा बताया पॉलिटिक्स इन कास्ट। ये जो दोनों ही टर्म्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड है। जैसे
पॉलिटिकल पार्टीज को पता होता है कि किसी एक पर्टिकुलर XYZ जोन के अंदर कौन सी कास्ट कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर वो नॉमिनेशन जो करती है अपने कैंडिडेट्स का, वो उसी कास्ट कैटेगरी के लोगों का करती है जिसका 50% से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली मेजॉरिटी वहाँ पर रहती है। तो उसके क्या होता है, इसके कारण से वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये व्यक्ति जीतेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो अपने कास्ट कैटेगरी के पर्सन के लिए वोट करती हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखते हैं वो। तो इसने कहा कि कोई भी पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ करें। जबकि तुम्हें शायद ध्यान होना चाहिए कि 2019 के इलेक्शंस के दौरान एक बात सर्कुलेट हुई थी कि इधर नरेंद्र मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे जाकर के बता रहे हैं, वहाँ पे फोटोग्राफ्स चल रही है, और इधर राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि मैं भी जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है। आपने अगर सर पे टोपी पहन ली या माथे पे टीका लगा लिया, उससे भी कहीं ना कहीं आपके रिलीजन के जो ग्लिम्स हैं वो झलकते हैं, एंड दैट शुड नॉट बी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि कोई भी ये चीज़ें नहीं कर सकता। ठीक है, इतना सही तो करना है। आप खड़े हो गए और आपने खड़े होने के बाद में इलेक्शन कैंपेन अगर आपने करनी है और आप स्पीच अगर दे रहे हो, तो केवल अगर आपने कोई भी जैसे जय माता दी भी बोल दिया, ओम नमः शिवाय भी बोल दिया, या अस्सलाम वालेकुम भी बोल दिया, तो जो भी आपने बोला इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन हो गया टूवर्ड्स दैट पीपल जो कि रिलीजियस मैनर में आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट किया गया है इलेक्शन कमीशन के थ्रू। ठीक है, ये लॉज हैं, जबकि ऐसा मैं फिर कहूं ऐसा होता है। थर्ड है यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। ये भी चीज रेस्ट्रिक्ट की गई है कि आपको इलेक्शन कैंपेन करना है तो यू कैन नॉट यूज द गवर्नमेंट असेट्स। आप सरकारी संपत्ति को यूज नहीं कर सकते हो। यू नीड टू एक्चुअली डू एक्सपेंसेस। जो आपके फंड्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ने आपको अलाउ किया है, उतना ही लिमिट में होना चाहिए वो भी। और पॉलिटिकल पार्टीज के पास में जो फंड कलेक्ट हो रहा है दैट इज, और इंडिविजुअल अगर पर्सन कर रहा है तो उसका भी फंड जो होगा वो लिमिटेड होगा, जिसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जो स्पेंड मोर देन, देखो इसने बताया भी लिमिटेशन। अगर आप लोकसभा के इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लगभग 25 लाख रुपए से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हो। और जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर अपन बात करते हैं, किसी भी विधानसभा की बात करते हैं, स्टेट असेंबलीज की बात करें, तो वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन में आप 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हो। पता ही नहीं कितने ही 10 लाख और कितने ही 25 लाख खर्च होते हैं इलेक्शन कैंपेन में, छोटा मोटा नहीं होता। लेकिन लॉ तो यही कहता है कि आप इतने इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हो। अब आप बताओ कैसे इसको पहचानेंगे अपन, कैसे पता लगा लोगे कि 25 लाख ही खर्च हुए हैं? उन्होंने कहा भैया हमें तो सोचो कोई सेटअप बनाया गया और उस सेटअप का जो कॉस्टिंग आया, दैट कॉस्टिंग गोज अप्रॉक्सीमेटली 30 लैक्स, और बोल दिया उन्होंने तो ये अलाउ कर दिया, कह दिया, अनाउंस कर दिया कि ये तो 10 लाख में ही बनाया। अब क्या कर लोगे बताओ? नहीं कर सकते कुछ भी। तो बहुत धांधलियाँ हैं बॉस, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें लॉज हैं। लॉज फॉलो करना, बने हुए कानून होते हैं बहुत सारे लोग फॉलो करें, ज़रूरी नहीं है। दिमाग यहाँ पर ये लगाने वाली बात है कि कैसे इस चीज़ को प्रूव किया जाए। इलेक्शन कमीशन का ये टास्क होना चाहिए कि इस तरह का अगर कभी कोई काम होता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सके, इस चीज़ को वो पकड़ सके, और इवन अगर ऐसा होता है तो उसको समय पर रोक सके, जिससे कि वो वोटर्स को अननेसेसरी अनएथिकल मैनर में अपनी तरफ अट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें सही चीज़ की तरफ। ठीक है, सो ये पॉइंट हमने देखा कि कैसे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं इलेक्शन कैंपेन्स में लॉज के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज़ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स, कि होना क्या चाहिए, इन सभी के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे देश में हैव एग्रीड टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इलेक्शन कैंपेन। आपको इलेक्शन कैंपेन करना है तो यू नीड टू एक्सेप्ट सच लॉज। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, ये क्या है, एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर क्या है, मतलब आपको ये चीज़ तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हुए नहीं पाए जाते हो तो मतलब आपको ये सारी चीज़ें मतलब नहीं कर सकते हो, कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कर सकता है। तो उसमें क्या होगा, अगर आपने ऐसा करते हुए पाए गए आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए जो भी पनिशमेंट्स हैं वो बियर करनी पड़ेगी। इसने कहा कि यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। आप कोई भी धर्म से जुड़े हुए स्थल हैं उनको यूज नहीं कर सकते हो। जबकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा की नरेंद्र मोदी ने, हालांकि उसको इलेक्शन कैंपेन नहीं माना गया, लेकिन वो एक तरीके से वही था। दूसरा, यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर द इलेक्शंस।
नरेंद्र मोदी जी की, मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट जो चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली देखी है उस चीज़ को आप तक कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या करते हैं। क्योंकि बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर अगर वो कहीं जा रहे हैं तो उनका ऑब्वियसली उनके पास में कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके लिए भी, कि वो अपने इंडिविजुअल व्हीकल्स को यूज़ नहीं कर सकते, उनको गवर्नमेंट असेट्स है जो दी गई है, दे विल यूज़ दैम। तो ऐसे में अगर वो इलेक्शन कैंपेन के लिए भी जा रहे हैं तब भी वो उन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। पहली बात कि बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ही मस्ट नॉट गो एनीवेयर, बट क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो उनके सपोर्ट में अलग अलग स्टेट में जाकर के वो स्पीचेस देंगे फॉर श्योर जीतने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर बताया गया, इसकी तो धज्जियाँ उड़ जाती है, क्या ही कहें, कि गवर्नमेंट असेट्स को, गवर्नमेंट व्हीकल्स को, एयरक्राफ्ट्स को यू कैन नॉट यूज। ओके, नेक्स्ट है वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं, मिनिस्टर शेल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। इलेक्शंस एक बार अनाउंस हो गए तो आप कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लेकर आ सकते, आप कोई नया डिसीजन नहीं ले सकते, कोई बड़ी पॉलिसी नहीं बना सकते, कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते कि आप ये फैसिलिटीज़ देने वाले हो। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद आप कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं लेकर आ सकते। क्यों, क्या होगा ऐसे? ऐसे में अगर आपने सोचो कोई काम चालू करवा दिया, जैसे आपने नया ब्रिज बनवा दिया है, बनवाने का काम शुरू करवा दिया, तो लोग सोचेंगे कि ज़रूरी इन्हीं व्यक्तियों को वापस लाओ, नहीं तो ये ब्रिज रुक जाएगा हमारा। ऐसे में ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टॉर्चर है, इनडायरेक्ट उनको अट्रैक्ट करने का तरीका है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन जानता है, बहुत दिमागदार है, वो जानता है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो वोटर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और वो एक अनएथिकल मैनर है उनको अट्रैक्ट करने का। ना ही तो आप प्रोमिसेस कर सकते हो इस तरह के, और ना ही आप उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई नई पॉलिसी, कोई नई स्कीम या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ मॉडल कोड्स हैं जिस पे हर पॉलिटिकल पार्टी को एग्री होना पड़ता है। अच्छा, तो काम नहीं करवा रहे हैं अपन, मान लिया नया कोई प्रॉमिस भी नहीं कर रहे हैं, बट अगर जीत जाओगे तो कुछ प्रॉमिस, क्या क्या काम करोगे, मैंने कल भी आपको लेक्चर में बताया था कि अगर आप जीत जाते हो तो क्या क्या आप काम करोगे ये तो बताओगे, तो उसी को क्या कहा गया, मैनिफेस्टो। हर पॉलिटिकल पार्टी, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज का ये जो मैनिफेस्टो होता है ये रिटन फॉर्म में प्रिंट होता है, मतलब ये प्रिंट होता है और लोगों तक पहुंचता है। एटलीस्ट इस मैनिफेस्टो में ये बताया जाता है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, अगर हम जीत जाएंगे तो व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना है, इस सारी चीज़ों को रिटन फॉर्म में दिखाया जाता है। मैंने यहाँ कोशिश की है, ये है आपका कांग्रेस का और ये है आपका बीजेपी का, इसको कहा गया संकल्प पत्र, और इसने कहा कि कांग्रेस विल डिलीवर, कांग्रेस ये काम करेगी और बीजेपी ये काम करेगी। तो ये इलेक्शन मैनिफेस्टो है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आप सोचिए 2014 और 2014 के अंदर इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी की कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। अब पहली चीज़, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि कोई भी धार्मिक आस्था से जुड़ा कोई रिलीजियस कोई भी प्रोजेक्ट है तो धर्म को आप जोड़ ही नहीं सकते हो, बट दे हैव डन, उन्होंने ऐसा किया और उसी के बिहाफ पे 2014 में वो जीते। 2014 से लेकर 2019 तक का जो टाइम ड्यूरेशन था वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर में था। सॉरी, तो ऐसे में क्या है, 2019 तक उनको कंप्लीट करना था बट वो नहीं कर पाए। इसको देखते हुए क्या है, नेक्स्ट 2019 वाले इलेक्शंस में भी उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस चीज़ को ऐड किया, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट वो जो चीज़ें हैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही हमारे राहुल गांधी जी भी हैं, राहुल गांधी जी का भी सीन ऐसा ही है। इसमें जो जो चीज़ें बोली गई, कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि गलत थी। जैसे राजस्थान के अंदर जब इलेक्शंस होने थे और इलेक्शन कैंपेन्स जब चल रहे थे, राजस्थान के अंदर सीएम के होने वाले थे और प्राइम मिनिस्टर के नरेंद्र मोदी के, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी इलेक्शंस उसी दौरान चल रहे थे। अब सीन क्या हुआ, सिचुएशन समझो। यहाँ ये कहा गया कि अगर सेंट्रल में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, पहले बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में ये कहा गया था कि अगर मतलब राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट बनेगी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, तो उसके आने वाले कुछ दिनों में ही हम कर्जा माफ़ कर देंगे जितने भी किसान हैं। साथ ही कई और दूसरे वादे थे, इतनी जॉब्स एंड ऑल राहुल गांधी जी की तरफ से डिलीवर हुए थे, कांग्रेस की तरफ से डिलीवर हुए थे। कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी आई, कांग्रेस के सीएम बने। कंडीशन क्या, वो वादे जो थे वो सारे के सारे डिसॉल्व, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं कागज़ों में ही दब गए। सेम ऐसे ही राहुल गांधी जी ने भी कई सारे प्रोमिस किए, यूथ जॉब, यूथ एम्प्लॉयमेंट और कई सारे, इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर देंगे, वो सारी चीज़ें शायद, क्योंकि हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मैनिफेस्टो तो तब पूरा होता, मैनिफेस्टो जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। बट फिर भी इसमें जो एड ऑन किया गया था
दैट वर लाइक नेक्स्ट लेवल के थे सारे, है ना, ऐसे समझ जाओ तुम। सेम इनके साथ भी यही। और हमारे यहाँ पे वादे तो किए जाते हैं बट निभाए नहीं जाते, ये चीज़ हमारे बनी हुई है हमेशा से। तो वही देखो क्या क्या है कि एक पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है वो हमेशा अपने आने वाले प्रोग्राम्स को, अपने एक्शंस को, अपने कैंपेन्स को और वोटर्स के सामने डिलीवर करते हैं कि व्हाट वी कैन डू और व्हाट द एक्शंस वुड विल टेक और द एक्शंस वी विल टेक अगर हम जीत जाते हैं। तो ये सारी चीज़ इसने यहाँ पर बताई है। तो देखो यहाँ लिखा गया कि a manifesto tells the voter what the party thinks about the major issues of internal or foreign policy and the promises to do the certain things if it is voted to power। अगर वो जीत गए तो वो क्या करेंगे, उनके प्रोमिसेस, उनकी पॉलिसीज इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स पे क्या रहने वाली है, तो वोटर्स को इन मैनिफेस्टोज के थ्रू पता चलता है। मैनिफेस्टो में ये बताया जाता है कि व्हाट दे विल डू अगर वो जीत जाते हैं, तो पावर में आ जाते हैं। तो जो मैनिफेस्टो है वो एक्सप्लेन करता है कि व्हाई डज द पार्टी एग्री नॉट एग्री विद द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट काम कर रही है उनकी कमियां क्या है, उनकी पॉलिसी से व्हाई दे आर डिससेटिस्फाइड, वो उसके लिए आर्ग्यूमेंट देती हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं वोटर्स को कि हाँ वॉट एवर दे आर डूइंग दैट इज नॉट राइट। नेक्स्ट, इट मस्ट ऑल्सो टेल द वोटर वॉट इट इज गोइंग टू डू इफ इट विन्स। अगर वो जीत जाए तो वो अब क्या करने वाले हैं, इन पॉलिसीज को कैसे चेंज करने वाले हैं एंड हाउ, और क्या इसमें एड ऑन करने वाले हैं, वो भी चीज उनको वो बताते हैं। अ पार्टी विच इज इन द गवर्नमेंट टेल्स द वोटर व्हाई इट इज एक्टेड द वे इट डिड। पार्टी ये बताती है कि जो जो काम उन्होंने किया, उन्होंने काम ऐसा क्यों किया, उसके पीछे की लॉजिक देती है। वो एक तरीके से वो जो भाषण बार बार देते हैं ना, जिस भाषण में मेन मेन चीज़ें जो होती है ना, उसको रिटन फॉर्म में यहाँ क्या क्या कर देते हैं, मतलब लोगों तक पहुँचा देते हैं। और ये रिटन फॉर्म में पहुंचाने से क्या होता है, लोगों को जो एक तरीके से हम सारी चीज़ें थ्रू द स्पीचेस वी कैन नॉट डिलीवर, उनको रिटन फॉर्म में जब पहुंच जाती है तो बेसिकली वो सारी चीज़ें जान जाते हैं। उसकी लिखावट इतनी अच्छी होती है कि लोग उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं। ऐसी ऐसी बातें होती है कि भाई अब तो यही सरकार होनी चाहिए, इतना ज़्यादा फैसिनेट कर देते हैं हमें। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्शन मैनिफेस्टोज आर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पार्टीज आर जज्ड बाय दीज। हाँ, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5 यही कह रहा है कि आप क्या करोगे 2014, 2019 और अब जो 2024 के आसपास इलेक्शंस होंगे, उसमें इन मैनिफेस्टोज को बेस बना करके आप उनको कह सकते हो भाई देखो आपने ये प्रॉमिस किए थे कि आपने पूरा किया। तो दिस मैनिफेस्टो कैन बी गिवन एज द एविडेंस कि आपने क्या किया, क्या प्रॉमिसेस थे, कितना आपने उनको अचीव किया। अदरवाइज तो ये अपने चेंज कर सकते हैं चीज़ों को, अपनी बात बोल सकते हैं कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, या ये चीज़ तो अब हम करेंगे, आगे करेंगे हम। तो ये चीज़ें मैनिफेस्टो के थ्रू एक तरीके का एविडेंस है, सो दैट वी कैन यूज दिस एज द एविडेंस एंड वी कैन जज, और हम जज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल्स इन इलेक्शंस। अब देखो हमारे देश के अंदर मैक्सिमम जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। इवन आज भी हमारी कंडीशन ऐसी है कि 24% अप्रॉक्सीमेटली इलिटरेट पीपल लिविंग इन इंडिया। तो ऐसे में इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान नाम लिखना पढ़ना वो नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पर बरसों से एक जो मेथड चला आ रहा है, दैट इज कि हमारे यहाँ पर जो भी पीपल हैं, जो भी लोग हैं, वो लोग इलेक्शन के अंदर इन पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स को देखते हैं, फैसिनेटेट होते हैं और कहीं ना कहीं उनको वोट डाल देते हैं। इतने ज़्यादा आप कह सकते हो हार्डकोर सपोर्टर्स होते हैं दैट दे आर जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दैट साइन, या तो इस साइन या इस साइन या जो भी ये साइंस हैं, इन साइन को देखते हैं। उनको यही नहीं पता होता कैंडिडेट कौन सा वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली क्या करती हैं, अपने आप को, मतलब लोग उनको जानते हैं बाय देयर सिंबल्स। नॉर्मली एक पर्सन रिकॉग्नाइज करता है किसी पार्टी को उसके सिंबल्स के साथ। सिंबल्स इनको अलॉट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू, जिसको हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट यूज करता है। अगर कोई कैंडिडेट इंडिविजुअली किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है तो उसको भी एक तरीके का डिफरेंट एक इंडिविजुअल सिंबल दिया जाएगा, और उस सिंबल के थ्रू क्या कर सकते हैं, वो अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। और अगर वोटर हैं, वोटर क्या करते हैं, अगर ऐसा सोचिए, अगर कोई वोटर है और वोटर उस सिंबल को जानता ही नहीं है, उसके लिए वो रिकॉग्नाइज ही नहीं है, तो वोटिंग की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसके सपोर्ट में वो कम हो जाती है। और सोचो अगर ये है तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। इसके आगे गौरव शर्मा होता है, इसके आगे गौरव शर्मा होता,
तो चाहे मैक्सिमम पीपल मेरे को जानते ही नहीं होते, लेकिन फिर भी वो वोट डालते, क्योंकि अंधविश्वास है ना, कांग्रेस या बीजेपी ये होनी चाहिए। तो कुछ लोग सपोर्टर होते हैं कांग्रेस के, कुछ होते हैं बीजेपी के, तो वो क्या कर देते हैं, इन सिंबल्स को देखते ही वोट डाल देते हैं। खुद की सोच कुछ नहीं होती, तो सिंबल्स का इतना अपना इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने बताया 24%, इतना बड़ा अमाउंट लोग मैक्सिमम इसमें से अगर मान के चलें अपन, तो चलो मान लेते हैं कि कुछ छोटी एज के होंगे या ओवर एज हो गए होंगे, तो 20% तो देंगे ही वोट, 20 भी नहीं तो 15 तो देंगे। तो 15 तो केवल किसके आधार पर देने वाले हैं, इस आइडियोलॉजी के बिहाफ पे कि या तो ये बीजेपी के हैं या कांग्रेस के सपोर्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। ये वही कंटिन्यू टॉपिक कर रहा हूं मैं, जो लास्ट हमने पढ़ा था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। हमने ई तक देख लिया था, आपको थोड़ा सा याद करा देता हूं। देखो, हमने ये ई लास्ट देखा था, इलेक्शन कैंपेन्स। अब उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं एफ। ठीक है, तो ये नोट्स के थ्रू जब मैं ये शेयर करूंगा नोट्स आपको, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको समझना। तो इलेक्शन कैंपेन्स के बाद में है पोलिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स। इलेक्शन कैंपेन हो गया, अब हम जीतने की कोशिश करते हैं, जीत या हार की बात होगी। पोलिंग होगी, पोलिंग का मतलब जब वोट डाला जाएगा वो दिन आएगा, फिर जब वोट डाल दिया तो फिर उसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको सिस्टम बताया है, पॉइंट्स बताए हैं कि इलेक्शंस में वोटिंग जो होती है वो कैसे होती है। तो पोलिंग क्या होती है, पहले कैसे होती थी, अब कैसे होती थी, इसको जानेंगे हम कुछ लगभग 6-7 पॉइंट्स में। तो देखिए, करें शुरू। द फर्स्ट वन इज, थोड़ा मेरा गला खराब है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ में तो थोड़ा सा प्लीज़ मैनेज यार, है ना। तो देखो, पहला कि ऑन द डे ऑफ इलेक्शन एवरी पर्सन जिसका नाम उस एरिया के वोटर्स लिस्ट में है वो अपने पास के पोलिंग बूथ पे जाएगा, जो लोकल स्कूल्स में या गवर्नमेंट ऑफिसेज में अमूमन सेटअप की जाती है। तो पहले क्या होगा, इलेक्शन की डे जब आएगा, पोलिंग की बात कर रहे हैं अपन, पोलिंग के टाइम के अंदर क्या होगा कि जब भी पोलिंग का दिन होगा तो वोटर लिस्ट जिस व्यक्ति का नाम जिस वोटर लिस्ट में है, जिस एरिया की वोटर लिस्ट में है, जिस वार्ड लिस्ट में है, वहां पर वो व्यक्ति अपने नियरेस्ट जो पोलिंग बूथ बनाया गया होगा, या तो लोकल स्कूल में या गवर्नमेंट ऑफिस में, वहां जाके क्या करेगा, वोट डालेगा, मतलब वहां जाएगा। पहली बात, पहले क्या होता था, वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हिम और हर, पुट अ मार्क ऑन हिज फिंगर and allow him to cast his vote. An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth to ensure that the voting take place in a fair way. ये बात मैंने तुम्हें कल भी बताई थी कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर होता है, जो उसके वॉलंटियर्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, कमरे के अंदर अलाउ किया जाता है कि भाई तुम दोनों आ जाओ, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से, कि भाई जो तुम भेजना चाहो, उनके हाथ में एक लिस्ट दे दी जाती है। अब इसको इसलिए एश्योर किया जाता है कि भाई हम देख लो, ये इलेक्शन कमीशन वाले लोग हैं और तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, हम कैसे काम कर रहे हैं तुम पे, बाद में तुम हम पे सवाल मत उठाना, ठीक है। तो उनको एक एक लिस्ट दे दी जाती है पूरी की पूरी। यहाँ पर इलेक्शन ऑफिशियल जो होता है वो भी मार्क करता जाता है। तो कोई बंदा आ गया, उसके हाथ पे क्या, उसके फिंगर पे सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं शायद उसे, सिल्वर नाइट्रेट लगा दिया जाएगा, वो एक सिंबल बन जाता है, निशान बन जाता है, जिससे कि एश्योर्ड कर दिया जाता है कि हाँ भाई इसका वोट हो गया। तो जो सिल्वर नाइट्रेट है वो जल्दी से मिटता नहीं है, तो एक व्यक्ति 2 बार चाह करके भी वोट नहीं डाल सकता। तो ऐसे में वो इलेक्शन ऑफिशियल जो है उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसका वोटर आईडी कार्ड देखेगा, उसका नाम मैच करेगा अपनी वोटिंग लिस्ट में, अगर मैच कर रहा है, वो नंबर मैच कर रहा है तो उस पर टिक लगा देगा कि भैया हाँ इसका वोट हमारे यहाँ पर गिर गया है। ठीक है, अब देखो, पहले तो क्या होता था, जो वोटर्स होते थे उनके मतलब इंडिकेट करते थे, वो अपना वोट जब डालना चाहते थे तो एक पेपर लिया करते थे, एक पेपर होता था, उस पेपर पे सारे कैंडिडेट्स के नाम होते थे, एक स्टैंप होती थी, उस स्टैंप को उस पर मार्क कर दिया जाता था जिस भी पर्सन के नाम पे डाल रहे हैं। देखो पहले ऐसे होता था, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर उनका नाम आ गया, सिंबल आ गया पॉलिटिकल पार्टी का, और यहाँ ऐसे कॉलम दिया हुआ होता था, ठीक है, और इस कॉलम के साथ में आपको स्टैंप रखी हुई होती थी यहाँ पे। ये जो स्टैंप होती थी, इस स्टैंप को उठा के आपको ठप्पा लगाना होता था। ओ भाई ठप्पा लग गया, तो ये जो ठप्पा आपने यहाँ लगाया है, ये ठप्पा बाद में चल के एक एक पर्ची को काउंट करना पड़ता था, और वो एक एक पर्ची काउंट होती थी। लेकिन इसमें क्या है, धांधली बहुत होती थी। कैसे, एक ही व्यक्ति खुद ही बैठ करके सारे ठप्पे लगा दिया। तो ऐसे में क्या किया गया, बाद में चल करके कंडीशंस बदली गई थोड़ी सी। तो ये तो वही सारी बात है। देखो क्या हुआ, आगे चल के इलेक्शन के लिए ईवीएम को यूज किया जाने लगा। ईवीएम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक बार ही बटन दबेगा, एक पर्सन जो वहां इलेक्शन ऑफिशियल्स जो हैं
वो अलाउ करते हैं एक पर्सन को एक बार बटन दबाने के लिए। आप अगर चाहो उसमें बहुत बार आपने बटन दबा दिया तो काउंट नहीं होगा, वो मशीन ऑटोमेटिकली एक ही बार अगर प्रेस किया आपने बटन तो वो एक वोट कास्ट होगा जब तक कि वापस से उस मशीन को रीसेट नहीं किया जाएगा। तो आप धांधली नहीं कर सकते। उसमें तो 2-3 पर्चियां आपने ठप्पा खुद ही लगा दी, इलेक्शन कमीशन वाले लोगों ने लगा दी, तो ऐसे में धांधली की बहुत सारी गुंजाइश होती थी, मतलब करप्शन की बहुत सारी गुंजाइश होती थी। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस होता है, अपना सिंबल होता है, नाम होता है, और ये जो कंडीशंस होती हैं, मतलब वहाँ पर इलेक्शन कमीशन उस पर्सन को अलाउ करेगा, उस मशीन को रीसेट करेगा, रीसेट करने के बाद उसको एक बार ही प्रेस किया जा सकेगा, एक वोट जो होगा वो काउंट किया जाएगा। फिर आगे क्या होगा देखो, फिर उस मशीन के अंदर वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, जब एक बार पोलिंग खत्म हो गई, जितनी भी ईवीएम है उनको सील किया जाएगा, और सील करने के बाद में सिक्योर प्लेस पे रख दिया जाएगा। और जब बाद में इलेक्शन के लिए डेट्स जब अनाउंस की जाएगी उसके रिजल्ट के लिए, तो सारी ईवीएम्स को एक जगह पर लेकर आया जाता है, वहाँ पर बहुत ही सिक्योरिटी के साथ सारे कैंडिडेट्स के वोट जो होते हैं उनको काउंट किया जाता है, एंड देन फाइनली जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स कलेक्ट करता है उसको इलेक्शन में जीता हुआ अनाउंस कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल था। देखो और क्या है फिर आगे, इस पॉइंट को भी देख लो आप 6th वाले को, कि इन अ जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेक प्लेस एट अ सेम टाइम ऑन द सेम डे. Television channels, radio, newspapers report this event. Within a few hours of the countings, all the results are declared. It has become clear to who is going to be win and who is going to create a new government. ठीक है, ऐसे में क्या होता है, जब जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, तो अमूमन इलेक्शंस का जो रिज़ल्ट होता है वो रिज़ल्ट अमूमन एक ही टाइम पर मतलब कलेक्ट किया जाता है। सारे पोलिंग जो ईवीएम्स मशीन्स हैं उनके वोट्स को एक जगह पर लाया जाता है, और ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब तो सारा सिस्टम जो है कंप्यूटराइज्ड है, तो सारे डेटा एक जगह कलेक्ट करके तुरंत उसके बारे में बता दिया जाता है। हालांकि बहुत बड़ा प्रोसेस होता है तो दिन लग जाता है पूरा, लेकिन पेपर हुआ, टेलीग्राफ, मतलब आपके मीडियाज़ वगैरह जो हुए, ये कॉन्टिन्यूसली भी उसमें नज़र रखते हैं, तो ऐसे में तुरंत हमें पता चल जाता है कि क्या हुआ। जबकि अगर जो नॉर्मल वो इलेक्शंस होते थे मीडिया के अलावा हटके आप देखो तो वहाँ पर तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती थी। तो दिस इज़ हाउ वी कैन हैव द पोलिंग्स, वी कैन हैव द काउंटिंग्स ऑफ वोट। ठीक है, क्या क्या हुआ इसमें एक बार देखें वापस से। इलेक्शन के दिन क्या होगा, इलेक्शन के दिन आप सबसे अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ पे जाएंगे जहाँ पर आपका वोटर लिस्ट में नाम लिखा हुआ होगा। आप अंदर जाएंगे, इलेक्शन ऑफिशियल आपको रिकॉग्नाइज करेगा और आपके हाथ फिंगर के ऊपर, जहाँ तक मुझे ध्यान है, सिल्वर नाइट्रेट लगाएगा, मतलब वो निशान मार्क करेगा, और ये इंडिकेशन होगा कि यू हैव कम एंड आपने वोट दिया। उसके बाद वहाँ पर आप अंदर घुसेंगे। पहले क्या होता था, पहले एक बैलेट होता था, एक ऐसे पेपर होता था जिस पे आपको स्टैंप लगानी होती थी, बट नाउअडेज इट इज़ अ काइंड ऑफ मशीन इज़ देयर जो कि इन सारे वोट्स को रिकॉर्ड करती है। उसके बाद में जब इलेक्शन खत्म हो जाता है उनको सील करके एक जगह पे पहुँचाया जाता है, और जब भी वोटिंग का रिजल्ट का टाइम आता है तो उनको ओपन किया जाता है, एक ही टाइम पर सारे वोट्स को काउंट किया जाता है और फिर रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाता है। लास्ट पॉइंट, इलेक्शन पेटिशंस। अब देखिए कई बार क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि आपका जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, अब मैक्सिमम वही बात है कि मैक्सिमम बार जो कैंडिडेट हार जाता है तो अपना जो कमी है, अपनी जो हार है उसका ठीकरा तो किसी ना किसी के सर पे फोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में अधिकतर लोग तो ये कहते हैं कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी करी गई है, या एलिगेशन लगा देते हैं इलेक्शन कमीशन पे। अगर ऐसा कुछ जेन्युइनली है तो उसके लिए क्या है, तो यहाँ पे इलेक्शन के ऊपर पेटिशंस भी लगाए जा सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं है, if a candidate is not satisfied by the way of election has been held, कि इलेक्शन जैसे हुए उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है, क्वेश्चन कर सकता है कि भाई ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये इलेक्शन का मेथड सही नहीं था, या इस तरह का कोई इवेंट वहाँ हुआ जो होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे में डिसीजन ऑफ द कोर्ट डज नॉट let the questioning candidate win the seat but it make winning candidate lose his seat। बहुत अच्छी बात है। इसने कहा जो पिटीशन है उस पिटीशन के अंदर ये, मतलब पिटीशन इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो इलेक्शन के दौरान जो भी चीज़ें हुई है उसके लिए कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हो कि आई हैव द एविडेंस फॉर दिस एंड दिस हैपेंड, और इसके कारण से क्या हुआ है, इस कारण से मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि इलेक्शंस एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, इस पिटीशन के थ्रू कैंडिडेट को जीत तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो व्यक्ति जीता गया है उससे वो सीट हटा दी जाएगी, मतलब वहाँ इलेक्शन दोबारा से होंगे। इस बात के लिए एश्योरेंस यहाँ पर मिल जाएगी थ्रू द पिटीशन, इलेक्शन पिटीशन। ठीक है,
पिटीशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, एज अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन और कंप्लेन भी कह सकते हो, कोर्ट के अंदर ये चीज़ की जाती है। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देख लीजिए, इसने कहा कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इतना बड़ा देश है और इस इतने बड़े देश के अंदर कई सारी ऐसी ऑप्शंस, कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही सरप्राइजिंग है। पूरे इतने 140 करोड़ लोगों में से मान के चलो लगभग अगर 40 करोड़ छोड़ भी दीजिए तो 100 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो कि एलिजिबल है वोट डालने के लिए। इतने बड़े देश में 100 करोड़ लोगों का इलेक्शन होना, 100 करोड़ लोगों का वोट डालना और एक सही मैनर में को कंप्लीट कराना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो व्हाट हैपेंड, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, कि जो इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑफ कोर्स इलेक्शन करवाने के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया है दैट इज़ इलेक्शन कमीशन। ये डिपार्टमेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता। जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के दायरे में किए जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इन्वॉल्वेंस नहीं होता। जो भी चेंजेस हैं, जो भी कंडक्शन है, वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन को दी गई है। और इलेक्शन कमीशन के लिए क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, इलेक्शन कमीशन का हेड कौन होता है, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके साथ में 2 और मेंबर होते हैं जो इलेक्शन कमीशन का मतलब डिसाइड करते हैं सारा जो प्रोग्राम होता है। ये जो CEC है बेसिकली आप मान के चलें, ही इज़ द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट हु विल सुपरवाइज, हु विल कंडक्ट और हु विल मेक द लॉज फॉर दैट। जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, सुपरविजन करना है, सब कुछ चीज़ें ये करते हैं। इनके साथ में 2 इनकी हेल्प के लिए और दूसरे मेंबर्स भी होते हैं, जिससे कि ये चीज़ अश्योर की जाए कि अगर ये पर्सन ही करप्ट निकल गया तो इस चीज़ को भी रोकने के लिए 2 दूसरे मेंबर्स भी इनके साथ ऐड किए जाते हैं। इनका एक जो ग्रुप होगा उसको क्या कहा जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम्स या हेड कहलाते हैं। अब इनका काम क्या क्या है, हालांकि इसमें और बहुत सारे लोग होते हैं, केवल ये 3 ही काम नहीं करते। ये तीनों मिलकर के क्या क्या काम करवाते हैं उनको हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये प्रिपेयर करवाएंगे वोटर्स लिस्ट, किस किस जोन से, किस किस वार्ड से कौन कौन एलिजिबल है वोट डालने के लिए, इस चीज़ को यहाँ श्योर किया जाएगा। वोटर लिस्ट में लोगों का नाम लिखा जाएगा जो नए नए 18 साल के हुए हैं, जिनके पास पहली बार वोट डालने का राइट आ रहा है, उनके लिए जो आइडेंटिटी कार्ड हैं वो मतलब दिए जाते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा है, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसको एक तरीके से शायद हटाना है या ऐड ऑन करना है, उस चीज़ के लिए भी यही लोग क्या करते हैं, उसको अश्योर करते हैं। लिस्ट तैयार करी है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, डिलिमिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उन सब चीज़ों को अश्योर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इलेक्शंस के अंदर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं। जो नई नई पॉलिटिकल पार्टीज़ बन रही हैं उनको भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, सिंबल्स दिए जाएंगे, उनसे जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करवाई जाएगी। लोगों को मतलब उस चीज़ के लिए बताने के लिए कि दीज आर द ऑल्सो द पीपल ऑफ हु आर गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, तो उन चीज़ों के बारे में भी ये हेल्प करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिंबल अलॉट करते हैं। जब पोल्स होते हैं तो पोल्स के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो कौन से सेंटर पे कौन होगा, कौन से प्लेस पे क्या कौन सी बूथ बनाई जाए, इन सब का भी कंडक्शन कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन करवाएगा। इलेक्शंस आसानी से हो जाए इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा एंड देन आफ्टर वो काउंटिंग करवाएगा वोट्स की। जब वोट्स की काउंटिंग हो जाएगी तो उसके बाद में रिजल्ट भी अनाउंस कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन। पहले वोटर्स के लिए लिस्ट, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना, सेट करना, हटाना, ऐड ऑन करना, इलेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग्स, और न्यूली जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं उनके लिए जो भी सिंबलाइजेशन है या जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको कंप्लीट कराना, एज वेल एज पोल्स करवाना, वोट्स को काउंट करना, रिजल्ट अनाउंस करना। ऑल सच एक्टिविटीज आर डन बाय दीज कमिश्नर्स, या फिर आप कह सकते हो इलेक्शन कमीशन, एक ही नाम ले लो, दैट वुड बी मच बेटर। ठीक है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर इलेक्शन जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, और इसी के कारण से, इन सच एक्टिविटीज़ के कारण से हमारे यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में होते हैं। द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग द इलेक्शन कमीशन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने का प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इलेक्शन कमीशन बनाने के लिए एश्योर किया जाता है वो ये है कि किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट, किसी भी तरीके का कोई पावर, किसी भी तरीके का कोई रिलेशन
इस पर्सन का नहीं होना चाहिए, इस ग्रुप का नहीं होना चाहिए। द इलेक्शन कमीशन मेक श्योर दैट द पार्टी इन द पावर डज नॉट, अच्छा ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पहली बात तो बायस नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन बनेगा वो इस चीज़ के लिए अश्योर करेंगे कि जो गवर्नमेंट है, हालांकि इनको सैलरी भी तो यही दे रहे होंगे ना गवर्नमेंट वाले, ये पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर है उनके थ्रू ही तो सारी चीज़ें रिलीज होगी। तो इलेक्शन कमीशन को फंडिंग हो रही है तो ये बायस ना हो जाए, इस बात के लिए इलेक्शन कमीशन ही रिस्पॉन्सिबल है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे, एडवांटेज लेने की कोशिश ना करे अपनी पोजीशन का। इस चीज़ को भी यहाँ पे अश्योर किया गया है। हालांकि इसके हेल्प के लिए प्रेसिडेंट भी यहाँ पर हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू डायरेक्टली ये नॉमिनेटेड है, उनकी एडवाइस से ही इनको अपॉइंट किया जाता है, इतना आप याद रखें। सो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स और आएंगे इसके आगे, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ें, प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखते रहें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास।